हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को होमवर्क क्या दिया था बेटा? हाँ जी बेटा। एग्जाम्पल दिए थे, कोई क्वेश्चन नहीं दिया बुक का? बुक के दिए होंगे, कुछ तो दिए होंगे। हाँ जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, एग्जाम्पल दिए थे तो अपन सीधा बुक पे ही आ जाते हैं फिर तो। और पेज नंबर आप बता दो मेरे को। हाँ जी, 29 तो पेज है। 29 पेज से पहले सब हो गया। चलिए पहले आपसे डाउट भी ले लेते हैं कि बताइए कोई डाउट। पेज नंबर 35 पे डाउट है। तो पेज नंबर है अपने पास 35, तो बहुत आगे है। पहले, उससे पहले तो काफ़ी कुछ रहता होगा। तो मुझे बताइए आप लोग कि हाँ, सरचार्ज वाला टॉपिक मैंने आपको कल कराया था। तो सरचार्ज अपन ने जो सीखा था उसमें कल अपन ने सारे डिफॉल्ट स्कीम के एग्जाम्पल किए थे। तो उसमें डिफॉल्ट स्कीम में कुछ टैक्स निकालना भी मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब क्या कहते हैं, स्पेशल रेट की इनकम भी दे रखी हो, नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम भी दे रखी हो, तो कैसे टैक्स निकालते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे। इसमें आपको मैंने स्टेप सिखाए थे कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि अपना स्पेशल रेट वाली इनकम्स भी लिख लो, और जो क्या कहते हैं अपना नॉर्मल रेट वाली इनकम है वो भी लिख लो। लेकिन पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले स्पेशल रेट वाली इनकम लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, और फिर अपना नॉर्मल रेट वाली इनकम लिखो। फिर नॉर्मल रेट वाली इनकम पे लगा दो स्लैब। और अगर कोई अनएग्जॉस्टेड स्लैब बचता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर वो बंदा क्या है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। पहले कहाँ से एडजस्ट करोगे? पहले जहाँ ज्यादा टैक्स लगता है वहां से एडजस्ट करोगे, और फिर जहां टैक्स कम लगता है वहां से एडजस्ट करोगे। ये सारी बातें आपको मैंने आपको बताई थी। लास्ट में फिर आपको क्या करना है, रिबेट निकालना था। रिबेट आपका जो है मिलता है वो 60,000 रुपए तक का रिबेट मिलता है, और 12 लाख रुपए तक इनकम पे अपना रिबेट मिलता है। लेकिन रिबेट नहीं मिलता, किसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता? जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता, उसके बाद सेस जुड़ जाता है। ये सारी बातें आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको फिर बस यहीं तक कराया था। आई थिंक ये पेज नंबर, ये सारे क्वेश्चन हुए भी नहीं थे। कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 से पहले अगर आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिए। हाँ जी। फिफ्थ एग्जाम्पल में बताइए क्या पूछना है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि ये जो लैंड का एलटीसीजी है इसके अंदर से आपने 1.25 लाख रुपए माइनस नहीं किए थे। तो बेटा इसका आंसर ये है कि वो 1.25 लाख रुपए माइनस होते हैं 112 ए में, 112 ए सेक्शन। और वो लगता है बेटा लिस्टेड इक्विटी के केस में। ये जो क्या कहते हैं अपना सेक्शन है, ये जो अपना सेक्शन है, ये लैंड वाला ये सेक्शन होता है 112। इस सेक्शन में कोई भी 1.25 लाख रुपए की छूट नहीं मिलती है, इसलिए 1.25 लाख रुपए माइनस नहीं किए थे। ठीक है। विनिंग्स के अगेंस्ट क्या अनएग्जॉस्टेड स्लैब को एडजस्ट करते हैं? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट कहती है ये कभी कभार की इनकम है, इसको जो है क्या कहते हैं, और ये सट्टा गवर्नमेंट जो है सट्टे वगैरह को गवर्नमेंट डिमोटिवेट करना चाहती है कि आप मत करो। उसको बैन तो कर नहीं सकती, वो अपना गेम्स बना रखी हैं ये जितनी भी है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स पूरा वसूल करेंगे इसमें से। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसमें कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं देती, फ्लैट 30% टैक्स लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखो और नेक्स्ट और कोई सवाल। सेकंड एग्जांपल किसका? इसका। इसका सेकंड एग्जांपल रिपीट कर दो। यहां तो अपने को सिर्फ वो निकालना था ना, सरचार्ज, टैक्स तो नहीं निकालना था। तो सरचार्ज बेटा देखो, अदर इनकम 55 लाख है, और इन चारों को जोड़कर कितना आ रहा है? 1.3 करोड़, और ये है 55 लाख, दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 1.85 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से कम है। तो रेट क्या लग गया? 15%। दोनों पे, इस पे 15 लग जाएगा, इस पे 15 लग जाएगा, बात खत्म। इनका क्वेश्चन है कि ये जो 55 लाख है इनके ऊपर खुद का सरचार्ज बनता है 10%, लेकिन इनकी संगत में आने की वजह से सरचार्ज बढ़कर 15% हो गया, तो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। बेटा आपको बताया था रिलीफ सिर्फ और सिर्फ मिलता होता है 25% या 37% के सरचार्ज से।
अगर बढ़कर वो 25% हो जाता तो रिलीफ मिलता, 15% से कोई रिलीफ नहीं है, 15% तो लग ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो और क्या पूछना है। एग्जाम्पल 11 तो कराया नहीं था मैंने, होमवर्क दिया था, वो तो कराऊंगा ना अभी। 7 के बाद के तो सारे कराऊंगा आपको, 7 के बाद के तो आपको सारे कराऊंगा। हाँ जी, और कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा आप सब बच्चे जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7 करा दिया था आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, यहां पर देखो आप, तो एस टी सी जी 111A, यहां डेट चेंज करा दी थी मैंने, ठीक है, 2500 करा दी होगी आपको। तो एक तो ये है, एक है विनिंग्स 30% वाला, ये 20% वाला, ये 30% वाला, ये दोनों जो है स्लैब रेट वाले हैं। ठीक है, अपने को टैक्स निकालना है, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं अपन यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गया आपका 25-26, और हम यहां पर, याद है आपको जब भी ऐसे टैक्स निकालते हैं कितने कॉलम बनाते थे, 4। तो 4 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो पहले कॉलम का क्या नाम होता था, याद है आपको, सेक्शन, उसके बाद इनकम, उसके बाद रेट, और उसके बाद टैक्स। तो आइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले विनिंग आ जाएगा, विनिंग। और विनिंग जो है क्या कहते हैं अपना 4 लाख है। तो विनिंग का सेक्शन तो अपन लिखते नहीं होते, 4 लाख रुपए इनकम है, 30% टैक्स लगता है, इसका सीधा लिख सकते हो, इस पर कोई छूट नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो अपना 111A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर लगता है 40,000 रुपए की इनकम है, 20% टैक्स। अभी लिखेंगे नहीं इसके ऊपर, बाकी पीजीबीपी प्लस के अदर सोर्सेज को जोड़ के आप लिख दोगे 1 लाख रुपए है इनकम, और इस पे स्लैब लगता है। स्कीम कौन सी कर रहे हैं अपन, डिफॉल्ट स्कीम। तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर जो है क्या कहते हैं, 0 हो जाएगा, 3 लाख का स्लैब और बच गया, वो 3 लाख का स्लैब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। तो 40,000 में से 40,000 घटा दिया, जो स्लैब बच गया, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं अपना 0। तो सिर्फ टैक्स बच के आ गया कितना, 1,20,000। रिबेट का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि रिबेट जो है क्या कहते हैं अपना स्पेशल रेट पे मिलता नहीं है। सेस जोड़ दो 4%, 4800। तो ये आंसर आ गया 124,800। ठीक है बेटा, हाँ जी, क्या कह रहे थे। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कराना तो है ही, तो नहीं दिया था तो क्या हो गया, कराऊं तो गाई, अब 9 करो। तो एग्जाम्पल नंबर 9, ये मैंने कहा था ओल्ड स्कीम बताई थी ना आपको, ओल्ड स्कीम बताई थी ना 9th में, क्योंकि इसमें डिडक्शन ले रखी है तो ओल्ड स्कीम कहा था मैंने, क्योंकि डिडक्शन है, न्यू स्कीम में डिडक्शन मिलती नहीं होती है। तो ओल्ड स्कीम है प्रीवियस ईयर 25-26, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। और देखो इसमें कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है क्या, तो 4 कॉलम बनाऊं या 1 कॉलम बनाऊं, स्पेशल रेट वाली इनकम है, यस, तो 4 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम हो गया आपका सेक्शन, दूसरा कॉलम हो गया इनकम, तीसरा हो गया रेट, और चौथा हो गया टैक्स की अमाउंट। तो सबसे पहले जो है अपने को लिखना है यहां पे, सबसे पहले देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 112 पे ये लग रहा है, और अच्छा 111 एक पे, 111 ए पे जो है 20% लगता है, ठीक है, और 112 पे लगता है 12.5%। ये ठीक कर लो आप, हाँ जी।
हाँ 20 भी लगता है, बट क्या वो रेयर केस में लगता है, एक केस में लगता है। वो किस में लगता है वो आपको कैपिटल गेन चैप्टर में ही कराऊंगा। नॉर्मली जो है वो अपना 12.5% ही लगता है। 112 सेक्शन में नॉर्मली 12.5% ही लगता है। तो ये है बेटा। अब मैं सबसे पहले देखूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट टैक्स उसी में लग रहा है। सेक्शन आ गया 111A, और 2.5 लाख रुपए टैक्स है। इनकम है 2.5 लाख, टैक्स का रेट है 20%। उसके बाद आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, जिस पे लग रहा है 5 लाख रुपए इनकम है, और टैक्स का रेट है 12.5%। बाकी है हमारे पास पीजीबीपी 80,000 रुपए, जिस पे लगना है स्लैब। साथ में दे रखी है 1.5 लाख की डिडक्शन। डिडक्शंस जो होती हैं वो जीटीआई निकालने के बाद मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी जो जीटीआई होगी, यहां पहले मैं जीटीआई निकाल देता हूं। तो जीटीआई होता है ग्रोस टोटल इनकम, मतलब पांचों हेड की इनकम को जोड़ दो, उसको हम जीटीआई बोलते हैं। तो पांचों हेड की इनकम को जोड़ने के वो हम जीटीआई बोलते हैं। आप देखोगे यहां तो पांचों हेड की इनकम को जोड़ देते हैं, तो ये आपके 5 हेड हो गए। इसमें इनकम को जोड़ दिया, कितना आ गया, इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन। ये 1.5 लाख रुपए की है, बट यहां 1.5 लाख मिलेगी नहीं, क्योंकि डिडक्शन स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती। ये रूल आपको नहीं कराया था मैंने, आज बता रहा हूं। डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। ये वाली बात डिडक्शन चैप्टर में लिखी होगी, बट अभी हम डिडक्शन चैप्टर नहीं कर रहे, बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर कर रहे हैं। तो मैंने यहीं पर वो बात बता दी, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। तो यहां मैं लिख देता हूं, डिडक्शन जो है वो आपको सिर्फ मिलेगी 80,000 रुपए पीजीपी वाली इनकम पे, स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। इसका मैं नीचे एक नोट लिख देता हूं, वो नोट आपको एग्जाम में भी पढ़ के जाना है। सिंपल सा नोट है, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। ये इसको हाईलाइट कर लो आप कि भाई 1 डे बिफोर एग्जाम भी इसको रीड करके जाना है। साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बताता रहूंगा कि भाई क्या चीज 1 डे बिफोर एग्जाम करने लायक है, क्या नहीं है। देखो नोट्स तो सारे पढ़ने ही है 1 डे बिफोर एग्जाम। क्वेश्चंस में से आपको छांटने पड़ेंगे कि कौन से पढ़ने हैं। करना कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम नहीं होगा क्वेश्चन करने का। पढ़ने कौन से क्वेश्चन है बस वो देखना है। जैसे कल 1-2 क्वेश्चन बताए थे मैंने करने के हैं, ऐसे ये क्वेश्चन भी है जिसके अंदर डिडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखते हो, ये वाला कि डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशलिटी इनकम। तो ये क्वेश्चन भी देखने लायक है। तो ये भी आपको क्या कहते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम देखना चाहिए कि सर ने क्या किया है। हाँ जी, 1.5 लाख की कैसे कैलकुलेट की वो तो देखो, हमारे को ये तो सिर्फ टैक्स निकालने का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए बताया नहीं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मान लो 5 साल की एफडी करा दी, तो आपको आपने 1.5 लाख रुपए की एफडी करा दी तो 1.5 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाती है। आपने 10,000 की एफडी करा दी तो 10,000 की डिडक्शन मिल जाती है। आपने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी तो अपना जितने की स्कूल फीस होगी उतने की छूट मिल जाएगी। तो वो तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, अपने को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बस अपने को ये देखना पड़ेगा किस चीज की डिडक्शन मिलती है, किसकी नहीं मिलती। यहाँ उसने कैलकुलेट करके ही बता दिया कि डिडक्शन टोटल कितनी मिलेगी इसको, 1.5 लाख की। अपन एज इट इज उसको लिख दिया। तो यहाँ जो है 1.5 लाख की डिडक्शन थी, बट मिलेगी 80,000 रुपए की, क्योंकि डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। अब अगली बात जो है क्या कहते हैं अपने पास आती है, इसको माइनस करके एनटीआई आ जाता है बेटा। तो एनटीआई जो है वो आ जाएगा, इसको माइनस करके कितना आ गया, 7,50,000 एनटीआई आ गया। और अगर देखा जाए ना, तो ये जो एनटीआई 7.5 लाख आया है, ये डिडक्शन घटी किस में से है, तो डिडक्शन इस 80,000 में से घटी है। ये 80,000 जीरो हो गया, डिडक्शन यहां से घटी है। डिडक्शन एसटीसीजी में से नहीं घटी ना एलटीसीजी में से घटी, डिडक्शन घटी है पीजीबीपी के अंदर से। तो ये जो 80,000 रुपए पीजीबीपी था, ये एक तरह से जीरो हो गया, क्योंकि इसमें से क्या घट गई, डिडक्शन जो है वो क्या कहते हैं घट गई, ये जीरो हो गया।
तो जब जीरो है तो टैक्स भी जीरो लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अगली बात आती है कि सर जो स्लैब है वो कितना मिलेगा, क्या स्लैब बचा है थोड़ा बहुत? स्लैब ओल्ड स्कीम है बेटा, ये ओल्ड स्कीम में कितना स्लैब मिलता है? 2.5 लाख रुपए का। जो 2.5 लाख का स्लैब है, क्या वो 2.5 लाख का स्लैब हम किसी से एडजस्ट कर सकते हैं? यस, सेम नियम लगते हैं जो हमारी न्यू स्कीम के अंदर नियम होते हैं, वही ओल्ड स्कीम में नियम होते हैं। यहां अनएग्जॉस्टेड स्लैब 2.5 लाख रुपए है। तो यहां जो है मैं अपना इधर लिख देता हूं, पहले डिडक्शन में लिख देता हूं कि डिडक्शन जो है क्या कहते हैं, डिडक्शन मिलेगी कितनी, तो लिखता हूं डिडक्शन इज restricted to only normal rate income, that is 80,000। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो आपको मैं लिखता हूं वो लिखता हूं अनएग्जॉस्टेड कितना है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन कितनी है, क्योंकि ओल्ड स्कीम है इसलिए यहां पर 2.5 लाख रुपए होती है और अभी तक हमारी यूज ही नहीं हुई, जीरो यूज जीरो हुई है, तो सारी की सारी खाली पड़ी है, 2.5 खाली पड़ी है। इस 2.5 को कहां यूज करोगे? सबसे पहले यूज करेंगे 111A में, फिर कहां यूज करेंगे? 112 में। वो सीक्वेंस आपको बता रखा है कहां यूज करना है। तो बताओ जी, इतना लिख लिया आपने? तो आइए फटाफट यूज कर लेते हैं 2.5 को। तो ओहो, 2.5 तो यूज हो गया 111A में, तो 2.5 जो है उसमें से माइनस कर दो 2.5 रुपए, ये आपकी यूज हो गई बेसिक एग्जम्पशन जो है यूज हो गई 2.5 की, तो जीरो आंसर आ गया। अब जो एलटीसी है 5 लाख का, इसमें कोई नहीं मिली, कोई एग्जम्पशन नहीं पड़ी, तो 12.5% इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। कितना आ गया? 62। इसमें वो भी नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं अपना 112 में 1.25 नहीं होता, 1,25,000, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये टैक्स कितना आ गया? तो टैक्स आप इधर लिख लो नीचे, 62,500 आपका टैक्स आ गया। ठीक है, टैक्स आ गया। चेक कर, क्या चेक कर? रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? ओल्ड स्कीम में रिबेट मिलता है 5 लाख तक की इनकम पे। यहां इनकम कितनी है? 7.5 लाख। 8 लाख नहीं है, एनटीआई देखते होते हैं, 7.5 लाख है, 5 लाख से क्या है ज्यादा, इसलिए यहां पर रिबेट नहीं मिलेगा। तो सेस जोड़ दो 4%, 2,500 आंसर आ गया। 65,000 आपका फाइनल आंसर आ गया। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ये आपका टैक्स आ गया। ठीक है, एक नोट और लिख दो कि रिबेट नॉट अवेलेबल, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल सिंस एनटीआई एक्सीड्स 5 लाख। ये बात ना लिखना कि भाई रिबेट नहीं मिलता स्पेशलिटी इनकम के अगेंस्ट। ओल्ड स्कीम के अंदर रिबेट मिल जाता है स्पेशल रेट इनकम के अगेंस्ट भी। ओल्ड स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 112A के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलता, बाकी सबके अगेंस्ट रिबेट मिल जाता है। लेकिन न्यू स्कीम के अंदर जो है वो स्पेशल रेट इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता। ओल्ड स्कीम के अंदर सबके अगेंस्ट रिबेट मिल जाता है सिवाय क्या कहते हैं अपना 112A के, बट न्यू स्कीम के अंदर कोई भी स्पेशल रेट इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता। ये बात लिखी हुई है, भी मैं आपको दिखाता हूं नोट्स में। तो ये ओल्ड स्कीम थी, तो यहां रिबेट क्यों नहीं मिला? क्योंकि 5 लाख से ऊपर था इसलिए नहीं मिला। अगर ये 5 लाख से इनकम नीचे होती तो रिबेट मिल जाता। तो बताओ, ये लिख लिया आपने? ठीक है, अब मैं आपको नोट पढ़ा देता हूं ओल्ड स्कीम वाली बात कहां लिखी है, कि ओल्ड स्कीम के अंदर 112 में रिबेट नहीं मिलता। देखो ये लिख रखा है कि ये जो रिबेट है नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 112A, बाकी सब में रिबेट मिल जाता है ओल्ड स्कीम में, सिर्फ 112 में नहीं मिलता, बाकी सब में मिल जाता है। ये बात लिखी हुई है आपके पेज नंबर 33 पे, और शायद मैंने पहले हाईलाइट भी कराई थी जब रिबेट का टॉपिक कराया था, कि ओल्ड स्कीम में सब में रिबेट मिल जाता है बट 112A में नहीं मिलता। न्यू स्कीम के अंदर जो है वो स्पेशल रेट पे रिबेट नहीं मिलता। ठीक है, बताइए वो एग्जाम्पल समझ आ गया?
नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, और आ गया तो भी बताओ। आ गया। कम बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं आया। बताओ भाई। स्टेप बता देता हूं मैं दोबारा, क्योंकि कम इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को कि आप लोग को समझ आया नहीं आया, आप बता नहीं पा रहे। तो बेटा स्टेप 1 फॉर्मेट बनाओ, बना लिया। स्टेप नंबर 2 स्पेशल रेट वाली इनकम लिखो, लिख दी। किस ऑर्डर में लिखना है जिसपे ज्यादा टैक्स लगता है, पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 नॉर्मल इनकम लिख दी। स्टेप नंबर 4 वहां बताया था कि भाई अपने को क्या करना है, टैक्स निकालना है। ठीक है, यहां टैक्स निकालने से पहले एक चीज और दे रखी है, वो क्या है, डिडक्शन, तो उसको भी ट्रीटमेंट करना है। तो डिडक्शन का रूल मैंने आपको बताया कि डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट नॉर्मल इनकम, तो यहां डिडक्शन मिल जाएगी, ये 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका सारा का सारा स्लैब अनएग्जॉस्टेड बच गया 2.5 लाख का। उस 2.5 लाख को आप, क्योंकि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो 2.5 लाख रुपए अपन एडजस्ट कर सकते हैं बाकियों के अगेंस्ट। तो पहले हमने 2.5 लाख यहां एडजस्ट कर दिए, बाकी 2.5 लाख खत्म हो गए। अब 5 लाख के ऊपर 12.5% टैक्स लग जाएगा, ये टैक्स आ गया, तो ये आपका टैक्स आ गया। अब क्या रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, 5 लाख से ऊपर इनकम है, रिबेट नहीं मिलेगा, तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया। बताइए, अब समझ आ गया आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा। अब 10वां क्वेश्चन, ये तो घर से दिया था, आइए मैं आपको करा देता हूं फटाफट से। तो 10वां क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10वां, सैंडी, प्रीवियस ईयर 25-26, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। कौन सी स्कीम है बता रखी है? हाँ जी, न्यू। भाई स्पेशल रेट इनकम है क्या? तो कितने कॉलम बनाऊं? यहां पर पहले क्या लिखूं? सेक्शन इनकम, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पे लिखना है। सबसे पहले देखो कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो एलटीसीजी है 112A, जिसपे लगता है 12.5%, बस खत्म, और तो कोई है ही नहीं। तो एलटीसीजी 112A 1,60,000। बाकी अदर इनकम लिख लो सारी जो स्लैब वाली है, दोनों को जोड़ के लिख दो 3.5 लाख, 340। इस पे लगता है स्लैब। अब 4 लाख तक की इनकम पे 0 होता है, ठीक है, 0 हो जाएगा ये, और डिडक्शन तो है ही नहीं इसमें। बाकी 60,000 रुपए का जो है अनएग्जॉस्टेड, वो ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है, तो 1,60 में से 60,000 तो वो माइनस कर सकते हो, 1,25 उसका खुद का भी होता है, बट इतना चाहिए ही नहीं, 1 लाख ही चाहिए। 0 हो गया, कोई इनकम ही नहीं बनी, टैक्स ही नहीं बना इसका, तो 0। रिबेट की भी कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, टैक्स ही 0 है, सेस भी 0, सब 0, 0 ही छोड़ दो बस, टैक्स 0, 0 आंसर। ये तो बहुत आसान था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 11, वो भी घर से दिया था क्या? हाँ जी। पहले एक 25 माइनस नहीं करेंगे, तो पहले वो कर लो। यहां तो क्या कहते हैं, अपने पास और कोई इनकम ही नहीं है, तो जो मैं अनएग्जॉस्टेड स्लैब है वो यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, और कोई जगह ही नहीं है मेरे पास करने की। अगर और कोई इनकम होती तो मैं सोचता कि भाई पहले मैं एक 25 माइनस कर लेता हूं, और जो बचा हुआ होगा ना उसके अगेंस्ट मैं क्या कहते हैं अपना वो एडजस्ट कर लूंगा। तो यहां तो क्या कहते हैं अपना, आप कैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर सेम आएगा, 0 आंसर आना है। अदरवाइज आपने ठीक बोला कि पहले एक 25 माइनस कर लोगे तो बेटर रहेगा, कम हमारा जो है जो अनएग्जॉस्टेड स्लैब है वो कम यूज होगा, जो बचा हुआ है वो अपन किसी और से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सही बोला आपने, पहले एक 25 माइनस कर लेना, ऐसे भी गलत नहीं है, बट अगर आप पहले एक 25 माइनस करोगे फिर देखोगे कितना अनएग्जॉस्टेड स्लैब माइनस करना है, तो आप 35,000 का बचेगा। तो जो बचा हुआ जो है वो किसी और से एडजस्ट कर सकते हो, तो बचा हुआ किसी और से एडजस्ट कर सकते हो, बट यहां कोई और कोई इनकम है नहीं एडजस्ट करने के लिए।
अगर और कोई इनकम होती तो हेल्प होता कि जो बच गया अनएग्जॉस्टेड स्लैब किसी और से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बेटा 11, उसमें भी है क्या कोई स्पेशल इनकम? क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, जिसमें वही 112 ए ही है और तो कुछ है नहीं। तो यहां जो है क्या कहते हैं, अपना टैक्स निकालना है अपने को। स्कीम कौन सी लगा के आए हो? न्यू। तो सेक्शन इनकम, रेट और टैक्स। सबसे पहले एलटीसीजी 112 ए, इनकम 3 लाख, रेट 12.5%। अदर इनकम कितनी है? 12 लाख, 14 लाख। ठीक है, तो 0 से 4 0, 4 से 8 20,000 रुपए। तो मैं इधर लिख देता हूं, पहले टैक्स आ गया 20,000 रुपए प्लस के 8 से 12, 4 लाख का 10%, 40,000। उसके बाद 12 से 14, 2 लाख, 2 लाख का 15%, 30,000। ये आ गया आपका। ठीक है, इसके हाँ कितना हो गया टोटल? इसके अलावा जो यहां टैक्स आना है वो आपका 3 लाख, कोई अनएग्जॉस्टेड स्लैब तो बचा नहीं, 1.25 माइनस हो जाएगा। इसका कितने परसेंट हो जाता है? 12.5%। कितना आ गया? 2। टोटल टैक्स आ गया 111। अब बेटा इसमें रिबेट तो मिलेगा नहीं, रिबेट मिलता है 12 लाख रुपए तक, वो तो है नहीं, ज्यादा है, रिबेट नहीं मिलेगा, बस सेस लग जाएगा 4%। 4 4 116 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, सेस जो होता है वो होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फुल फॉर्म उसकी यही है। तो क्योंकि सेस का पैसा जो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो हेल्थ में लगाती है, हॉस्पिटल बनाने में लगाती है और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लगाती है। आप लिखना चाहो फुल फॉर्म लिख सकते हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और लिखना चाहो सिर्फ सेस भी लिख सकते हो। तो सेस 4% है, आप चाहे फुल फॉर्म लिख लो चाहे आप सीधा सेस लिख दो, एक ही बात है। और कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा? खत्म हो गए क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा ओल्ड स्कीम के रह गए। तो अब
अभी आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर अगर ये मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन इनके साथ आ जाए, स्पेशल रेट वाली इनकम आ जाए, फिर मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे होगा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऐसे में ऐसा कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है कि मान लो जैसे जैसे भी इसने श्रेया ने डाउट पूछा कि 12 लाख से जस्ट ऊपर इनकम हो, साथ में स्पेशलिटी इनकम भी हो, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ना तो एसएम में अवेलेबल है, ना ही मैंने फिर अपनी बुक में डाला इसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लगता नहीं मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं अपना उस पॉइंट को अपन स्किप कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ नोट लिख भी रखा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इनकम है उसमें ये वाली इनकम नहीं है, डिविडेंड की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ये वाली इनकम नहीं है, सिंपल इनकम है, तभी अपन ऐसा कर रहे हैं मार्जिन रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए। तो ये वाली बात है बेटा। इसके अलावा अब अपन ओल्ड स्कीम में आते हैं। ओल्ड स्कीम में आपको रेट तो पता ही है सारे के सारे, और रिबेट भी उसका आपको करवा रखा है, 5 लाख तक होता है, और सरचार्ज भी कल आपको बता दिया था 37% तक सरचार्ज होता है। इसके अलावा अब अगली बात आती है बेटा कि अपना सरचार्ज कितना कितना लगेगा वो अपने को बताना है। तो सरचार्ज कितना कितना लगेगा वो मैं आपको बताता हूं, घर से क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो आइए अब इसमें करवा देता हूं मैं आपको। कल मैंने एक फॉर्मेट सिखाया था आपको बनाने के लिए, ऐसा फॉर्मेट बनाया था जहां पर अपन एक तो लिखते थे इनकम और दूसरा लिखते थे सरचार्ज। ठीक है, हाँ जी। कौन सी टेबल? ये टेबल? और कल कौन सा टेबल कराई थी? हाँ, पेज नंबर 31 पे। हाँ, ये टेबल कराई थी मैंने कि ओल्ड स्कीम के लिए है। अगर न्यू स्कीम होती तो मैंने बता दिया था कि सिर्फ एक ही चेंज होगा, ये 37 की जगह अपना 25% आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। न्यू स्कीम के अंदर बस एक ही चेंज होगा, क्योंकि अब देख लो ना, जितने आंसर आ रहे हैं किसी में 37% है ही नहीं, एक इसमें 37% है, वहां 25 आ जाएगा अगर न्यू स्कीम होगा तो, बाकी सब सेम रहेगा बेटा। तो अगर न्यू स्कीम होगा तो बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी सब यहां पर सेम रहेगा। इसके अलावा देखो और कुछ, ठीक है। अब आते हैं ओल्ड स्कीम के अंदर, अपन जो घर से आपको दिए थे क्वेश्चन वो करवा देता हूं मैं आपको। तो बेटा इनकम और अपना लिखना है सरचार्ज। तो देखो इनकम में अपन पहले लिखते हैं कि भाई आपकी स्पेशल वाली इनकम कौन कौन सी है? डिविडेंड, एसटीसीजी, एलटीसीजी और एक और एलटीसीजी। इन चारों को जोड़कर बताना कितनी आ रही है? 65 लाख, और नीचे अदर इनकम 25 लाख। तो बड़ा आसान था। टोटल कितना हो गया? 90 लाख। 10% इस पे, 10% इस पे, कोई वो रिलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि 25 या 37% लगा ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे चले चले आगे। नेक्स्ट, इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपकी डिविडेंड इनकम 111 ए की इनकम, 112 की इनकम और 112 ए की इनकम, इन चारों को जोड़कर कितना आ रहा है? हाँ, 1.4 करोड़। और अदर इनकम आ रही है 50 लाख। टोटल कितनी हो गई? 1.9 करोड़, जो कि सरचार्ज का रेट बनता है 15%। दोनों पे 15% लग जाएगा सरचार्ज। ठीक है बेटा, चले ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ये वाला। इसमें आपको देखना है कि यहां पर भी क्या होगा। यहां पर भी आ जाएगा आपका डिविडेंड 111 ए, 112, 112 ए। टोटल कितना आ गया? 1.92 करोड़। और इधर आ गया आपका अदर इनकम 3 करोड़। टोटल हो गया 4.92 करोड़। 25% हो गया। ठीक है, अब इन पे तो हमेशा 15% लगता है, ये तो 15 हो जाएगा। लेकिन जो 3 करोड़ है ये ऑलरेडी क्या कहते हैं अपना ज्यादा है, 25 वाले में है, तो इनके ऊपर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, 25 ही लगेगा, क्योंकि इनका खुद का ही ज्यादा है। अगर इनका खुद का कम होता तो हम रिलीफ देते। बताओ जी, आ गया समझ? ठीक है, नेक्स्ट आगे चले अगले पे। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें जो है क्या कहते हैं अपना, हम बात करें तो ये आ जाएगा भाई, ओ आगे बैठ के बात नहीं करनी। इसके बाद
ये यहां पर आ जाएगा डिविडेंड 111 ए, 112 और 112 ए, टोटल कितना हो गया 1.77, ठीक है, करोड़। और अदर इनकम हो गई 6 करोड़। ओहो, 37% पे चले गए, तो 37% पे चले गए। इन पे तो 15 से ऊपर लगता नहीं होता, इनका खुद का ही 37 बनता है, तो 37 लग जाएगा। डिविडेंड 111 ए, 112, 112 ए, टोटल कितना आ रहा है इनका 1 करोड़, और अदर इनकम आ रही है 1.1 करोड़, टोटल 3.02 करोड़। बोल दो एक बार, बाद में करेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया। टोटल इनकम कितनी आ रही है 3.02, 2 करोड़ से क्या आ रही है ज्यादा, कितना लगना चाहिए 25%, 25% लगना चाहिए। तो देखते हैं यहां पर तो 15% से ऊपर लगता नहीं होता, और इनका खुद का 15 बनता है, तो इसीलिए 25 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका खुद का 15 बनता है, रिलीफ मिल जाएगा, तो यहां 15% आ जाएगा। बताइए जी, समझ आ गया? तो आगे चलें बेटा। अब यहां तक भी करा दिया था, इसी के साथ इंडिविजुअल एचयूएफ वाला टॉपिक हो गया आपका खत्म। अब आते हैं फर्म के ऊपर क्या टैक्स का रेट लगता है। वेरी सिंपल, फर्म के ऊपर जो टैक्स का रेट लगता है, फर्म हो या एलएलपी हो या लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट की नगर निगम वगैरह हो, इन सब पे जो है वो टैक्स का रेट लगता है 30%, फ्लैट टैक्स होता है पूरी इनकम पे 30%। एक पार्टनरशिप फर्म अगर 10,000 रुपए कमाती है ना, तो भी उसको 30% टैक्स लग जाता है, तो वहां पर फ्लैट टैक्स होता है 30%। एक पार्टनरशिप फर्म अगर 10,000 रुपए कमाती है, तो भी 3,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज फ्लैट टैक्स ऑफ 30%। हाँ, ये बात सही है कि भाई स्पेशल रेट उनके पास सेम लगते हैं, लॉटरी के या कैपिटल गेन के जो स्पेशल रेट होते हैं वो सेम लगते हैं, जो भी इंडिविजुअल वगैरह को लगते हैं। उनका सरचार्ज बेटा थोड़ा सा अलग होता है। उनका सरचार्ज होता है, अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% का सरचार्ज लग जाता है, बस एक ही सरचार्ज है उनका, ज्यादा सरचार्ज नहीं है, एक ही सरचार्ज है। 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% सरचार्ज है, नहीं तो नहीं है। ऐसे अलग अलग रेट नहीं है, 10, 15, 25, 37, ऐसा नहीं है। और ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम भी नहीं है उनके पास, एक ही स्कीम है बस, जो है बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। तो अब अपन इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने डाल नहीं रखा क्वेश्चन अपनी बुक में, क्योंकि मुझे पता है पेपर में आता नहीं है पार्टनरशिप फर्म के बारे में, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं कि मान लो एक फर्म है जिसका नाम है NMLLP, ठीक है, और इसकी हमें जो है टैक्स निकालना है, और इसकी इनकम दे रखी है, सपोज कीजिए 1 करोड़ और 5 लाख, ठीक है। जानबूझ के मैंने ये अमाउंट लिया ताकि तुम इस पे क्या कैलकुलेट करो, मार्जिनल रिलीफ। आपको पता है जब इसकी इनकम 50 लाख से ऊपर होगी तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा, बताओ क्यों? सेसिन लगेगा, वो सरचार्ज सीन लगेगा ना। और 2 करोड़ से ऊपर भी नहीं आएगा, क्यों? वहां पर भी सरचार्ज नहीं है, सरचार्ज सिर्फ उनका कहां पर चेंज हो रहा है 1 करोड़ से ऊपर, इसीलिए यही मार्जिनल रिलीफ आएगा। तो मैंने एक रैंडम बेसिस पे 1 करोड़ 5 लाख ले लिया, क्या पता मार्जिनल रिलीफ आए या ना आए, अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं टैक्स लायबिलिटी, और ध्यान रखना यहां पर स्कीम भी नहीं होती है, एक ही स्कीम होती है, ओल्ड न्यू कुछ अलग नहीं होता। तो बेटा टैक्स निकाल लो फटाफट से, कोई स्लैब तो लगाना नहीं है, इनका टैक्स तो बहुत आसान है, कोई छोटा मोटा बच्चा भी निकाल सकता है। तो 1 करोड़ 5 लाख के ऊपर अगर हम 30% मल्टीप्लाई कर दे तो सीधा टैक्स आ जाता है, कितना आ गया 31,50,000, ये टैक्स आ गया। इसमें जोड़ दो सरचार्ज, टैक्स के बाद हमेशा चेक कर सरचार्ज लगता नहीं लगता, रिबेट मिलता नहीं मिलता। रिबेट इनको मिलता नहीं है, रिबेट सिर्फ मिलता है इंडिविजुअल एचयूएफ को। इंडिविजुअल एचयूएफ था या एचयूएफ भी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल है मेरे हिसाब से, तो रिबेट के रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को है, एचयूएफ को भी नहीं है बेटा। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट है, सिर्फ एचयूएफ को भी नहीं है, ध्यान रखना। तो सिर्फ इंडिविजुअल को रिबेट होता है, बाकी किसी को रिबेट नहीं मिलता।
तो इसको तो वैसे ही नहीं मिलता, इसको जो है क्या कहते हैं अपना सीधा टैक्स लग जाता है। और सरचार्ज जो है इनके ऊपर लगता है बेटा 12% ऑफ 31,50,000। कितना आ गया देखना? हाँ जी, 3,78,000 टोटल कर लो। 35,28,000। अब यहां निकालोगे मार्जिनल लीफ, क्या पता आएगा नहीं आएगा, वो तो बाद में पता लगेगा, बट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मार्जिनल लीफ वर्किंग नोट, हाँ जी बेटा, क्या मार्जिनल लीफ की कैलकुलेशन होती है? इनकम कितनी मान लो इसकी? 1 करोड़, तो उसके ऊपर निकाल दो टैक्स 30 लाख। सरचार्ज लगता नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे इंक्रीज इन इनकम। ओ, इंक्रीज इन इनकम कितनी है? इंक्रीज इन इनकम 5 लाख। और इंक्रीज इन टैक्स देखो, ओ बच गए, मिलेगा रिलीफ। तो इंक्रीज इन टैक्स हो गया 35,28,000 माइनस 30 लाख, 5,28 का हो गया बेटा। तो यहां जो है 28,000 का क्या मिल जाएगा? रिबेट, या मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं उसको। मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है और इनकम कम बढ़ रही है। तो टैक्स बढ़ रहा है 5,28, इनकम बढ़ रही है 5 लाख, तो 28,000 का क्या मिल गया आपको? मार्जिनल रिलीफ। बताओ जी, कैलकुलेशन समझ आ गई है? लिख लो फिर फटाफट से, फिर अपन ऊपर लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। चलो जी, लिख लिया बेटा। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, माइनस करना है मार्जिनल रिलीफ कितना? 28,000। इसको आप इधर लिखोगे माइनस कर, कितना आ गया? 35 लाख। तो बेटा इसके बाद अब क्या करना है? हाँ, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, सेस जोड़ते हैं 4%। 40,000 कितना आ गया? 36 लाख। यही आ गया ना बेटा? तो बस ये आ गया आपका एक फॉर्म का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो और क्या है। फॉर्म के बाद देखो अगला किस चीज का है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका जो होता है बेटा काफी आसान सा रेट है। 10,000 रुपए तक 10% टैक्स, 10 से 20,000 रुपए पे 20% टैक्स, 20,000 से ऊपर 30% टैक्स। बस ये स्लैब रेट है इनकी। तो मतलब आप देखोगे कि भाई यार 10,000 रुपए क्या ही इनकम होती है, उसके ऊपर 10%, उसके बाद देखो कैसे कैसे लगा रखा है। तो आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आते हैं। देखो क्या लिख रखा है कि भाई अप टू 10,000 10% टैक्स, 10 से 20,000 के बीच में 20% टैक्स, और 20,000 से ऊपर 30% टैक्स। और स्पेशल रेट यहां पर भी सेम लगते हैं, जो कि इंडिविजुअल के होते हैं, वो आपका जो है सेम होते हैं। ठीक है, स्पेशल रेट इधर भी वही सेक्शंस लगते हैं सेम। इसके अलावा इनका सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज देखो क्या होता है इनका। 10 करोड़ से ऊपर नहीं, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है और अप टू 10 करोड़ है तो सरचार्ज लगता है 7%। 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज लगता है 12%। तो
1 करोड़ से ऊपर, 1 से 10 करोड़ के बीच में 7% और 10 करोड़ से ऊपर पे कितना सरचार्ज लगता है? 12%। तो ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ से ऊपर कितना सरचार्ज है बेटा? 7% और 10 करोड़ से ऊपर 12%। ठीक है बेटा। अब एक चीज और है, जैसे कि बेटा इंडिविजुअल के लिए होता था ना वो 115 बीएसी, इनके लिए भी 115 बीएसी होता है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो इनके लिए 115 बीएसी कौन सा होता है? देखो क्या लिख रखा है। तो इनके लिए 115 बीएसी नहीं होता, इनके लिए होता है 115 बीएडी या बीएई। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस पर लगता है बीएई, और अगर कोई बिना मैन्युफैक्चरिंग वाली सोसाइटी है तो वहां जो है लगता है 115 बीएडी। और मैन्युफैक्चरिंग वाले पे 15% का टैक्स लगता है और नॉर्मल अपन पे 22% का टैक्स लगता है। मतलब ये कि अगर सोसाइटी भी चाहे तो डिफॉल्ट स्कीम जो इंडिविजुअल के केस में थी वो वाली ऑप्ट कर सकती है। अगर सोसाइटी चाहे तो जो इंडिविजुअल की डिफॉल्ट स्कीम थी वो वाली स्कीम ऑप्ट कर सकती है। बट इनके केस में सेक्शन अलग है। यहां सेक्शन है बीएई और बीएडी। ये दो सेक्शंस आपके वैसे सिलेबस में नहीं है इनकी डिटेल, बस रेट आपको ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 15% और अगर कोई दूसरी सोसाइटी होगी तो 22%। बट आपको पता ही है नॉर्मल सोसाइटी पे रेट लगता है 30%, गोकुल धाम पे रेट लगेगा 30%। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो 15% में आ सकती है और या 22% में आ सकती है। बट अगर कंसेशनल रेट में आओगे, इसमें आओगे, तो बहुत कुछ क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है? बहुत सारी डिडक्शंस खोनी पड़ती हैं। तो अगर सोसाइटी डिडक्शन खोना चाहती है तो वो फिर इस स्कीम के अंदर आ सकती है और यहां पर 15% या 22% रेट लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 15 लगेगा, नहीं तो 22 लगेगा। वो भी अगर 15 वाला रेट तब लगेगा जब मैन्युफैक्चरिंग भी करे और अपना बिजनेस शुरू कर चुकी हो 31/3/24 से पहले। 31/3/24 से पहले अगर बिजनेस अपना शुरू कर चुकी हो तो ही लगेगा। मतलब 1 साल के लिए ही दिया गया था। ये देखो आप लिख रखा है कि अपना बिजनेस शुरू किया हो 1/4/23 से और खत्म कर दिया हो 31/3/24 के बीच बीच में बिजनेस शुरू कर दिया हो, 24 से पहले पहले, तो ये रेट लग सकता है 15% वाला। ऑल तो बेटा मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन कभी आपके पेपर में नहीं आया है, तो इसीलिए। और खास तौर पे हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये नॉर्मल जो रेट्स हैं ये तो पक्का याद कर लेना, बट ये वाले जो उनके स्पेशल रेट्स हैं जो जैसे इंडिविजुअल के होते थे 115 बीएससी वाली स्कीम, वो वाली स्कीम के रेट्स अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। तो मतलब इसको बी कैटेगरी का टॉपिक आप मान सकते हो। इसके अलावा अब अगली बात पे आते हैं। ये तो ऐसे ही नहीं लिख दिया कि भाई ये एग्जाम के लिए नहीं है, जो क्या क्या चीजें इनको खोनी पड़ेंगी अगर ये इसमें ये वाली स्कीम में आएंगे 15% या 22% वाली में, तो क्या क्या इनको खोना पड़ेगा ये तो आईसीआई के एग्जाम में ही नहीं आएगा। अब अगर बात करें, ये लोग अगर 115 बीएडी या बीईई वाली स्कीम में आएंगे, यानी कि जो कंसेशनल स्कीम है उसमें आएंगे, तो वहां पर सरचार्ज का रेट 10% लगता है और वहां जो है क्या कहते हैं, नो थ्रेशोल्ड। मतलब सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा। मतलब ये 15% जो है उसके ऊपर 10% जोड़ दो, वो तो लगेगा लगेगा। 25 नहीं होगा बेटा, 25 नहीं होगा। 15% पहले टैक्स आएगा, उसका 10% होगा, यानी कि 16.5 आएगा ना मेरे हिसाब से, तो 16.5 आ जाएगा। और ऐसे अगर 22% में हो तो 10% लगेगा ही लगेगा, चाहे आपकी इनकम 10 रुपए हो चाहे 20 रुपए हो, वो लगेगा लगेगा। तो ये है बेटा इनके सरचार्ज के 3 रेट हो गए। अगर आप नॉर्मल स्कीम में आते हो, अगर सोसाइटी नॉर्मल स्कीम में आती है तो सरचार्ज का रेट क्या हो गया? 7%। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक 7%। 10 करोड़ से ऊपर कितना रेट हो गया? 12%। बट अगर सोसाइटी किस में आती है? स्पेशल रेट स्कीम के अंदर आती है, तो उस केस में रेट हो जाता है इनका 10% का सरचार्ज, वो लगता ही लगता है बेटा। अच्छा, यहां पर 115 बी ए डी कर दो, यहां 8 लिख रखा था, स्पेलिंग ठीक कर लो, इधर बी आएगा बेटा। ठीक है, ये बी कर लो। अब आते हैं कंपनी पे। मैं सोसाइटी का क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि आने के चांसेस ज्यादा नहीं रहते हैं। फर्म का फिर भी, क्योंकि मेरी भी पार्टनरशिप फर्म है, हम तो फर्म डील करते हैं, लेकिन सोसाइटी का काम बहुत रेयर होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर ज्यादा चांस नहीं रहते हैं। कंपनी का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। कंपनी के केस में वैसे टैक्स लगता है बेटा 30%। मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं, यानी कि जो इंडियन कंपनी है या कोई फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया के अंदर
डिविडेंड पे करने के इंतजाम कर रखे हैं, उसको अपन डोमेस्टिक कंपनी बोलते थे। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो उस केस में 25% का टैक्स लगता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी, पारस डोमेस्टिक कंपनी है, इसकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो पारस पे कितना टैक्स लगता है? 25%। तो ये ध्यान रखना आप। अब बात आती है टर्नओवर किस साल की चेक करनी है। क्या जिस साल हम टैक्स पे कर रहे हैं उस साल की चेक करनी है? नहीं। देखो, जिस साल हम टैक्स पे कर रहे हैं ना 25-26 में, उसकी टर्नओवर चेक क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि साल जब खत्म होगा तभी टर्नओवर पता लगेगी, और हमें तो टैक्स का रेट पता होना चाहिए साल शुरू होने से पहले, ताकि हम कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सके। तो इसीलिए इस साल की टर्नओवर नहीं देखनी, इससे पिछले साल की भी नहीं देखनी। बताओ क्यों नहीं देखनी इससे पिछले साल की? क्योंकि 24-25 जो साल होगा ना, उसकी अभी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद नहीं हुई होंगी। तो हमारे सिलेबस का साल है 25-26, ये शुरू होता है 1/4/25 से। हमें यहां का टैक्स का रेट पता करना है। हम 24-25 की टर्नओवर नहीं देख सकते। पता है क्यों? क्योंकि 24-25 की बुक्स फाइनलाइज कब होती हैं? सितंबर में। तो इसके सितंबर में बुक्स फाइनलाइज होती हैं, और भाई जब बुक्स फाइनलाइज ही नहीं होंगी तो हमें टर्नओवर नहीं पता लगेगी, और टर्नओवर पता नहीं लगेगी तो भाई हम कैसे जो है टैक्स पता करेंगे? तो 25-26 का टैक्स का रेट पता करना है तो हमें 24-25 की टर्नओवर तो भी फाइनली नहीं हुई। टर्नओवर कौन सी फाइनल हुई होगी इससे भी पहले? कौन सी वाली? 23-24। तो हमें 23-24 की टर्नओवर चेक करनी है बेटा। अगर वो अप टू 400 करोड़ है, अगर वो अप टू 400 करोड़ है तो उस केस में कितना रेट लगेगा? 25%। और अगर वो टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो कितना रेट लगेगा बेटा? कितना रेट? बोलते क्यों नहीं बेटा? अगर 23-24 की टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो कितना रेट लगेगा? कौन से साल में? 25-26 में 25%। और अगर उसकी टर्नओवर जो है 23-24 की 400 करोड़ से ज्यादा है तो रेट लगेगा 30%। बताओ जी, समझ आ गया? हाँ जी बोलो। हाँ जी। सर अगर 26-27 हो, हाँ 26-27 में हम असेसमेंट ईयर होता है उसमें हम पे करते हैं। हाँ, असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। हाँ तो फिर तो 24-25 का टर्नओवर लेने में क्या नहीं, दिक्कत पे है? हम 25-26 का जो टैक्स है पे असेसमेंट ईयर में करते हैं, लेकिन क्या हमें साल शुरू होने से पहले एम्बिग्यूटी होनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं इस साल कितना टैक्स लगेगा? तो हाउ विल आई प्लान माई प्रॉफिट्स? मैं कैसे प्लान करूंगा कि मेरे को टैक्स का कितना प्रोविजन बनाना है, मेरे को जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रखनी है, तो मैं कैसे प्लान करूंगा? तो मुझे पहले पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अब हमारा साल चल रहा है अपना 25-26, ठीक है? आज हम पहुंच चुके हैं अपना अक्टूबर में। तो क्या मैं जो अक्टूबर में कमा रहा हूं, अभी मैं जैसे शेयर मार्केट में कमा रहा हूं कुछ, तो मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि जो मैं कमा रहा हूं उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। मान लो ये मैं बाद में पता लगे साल खत्म होने के बाद, फिर क्या बेनिफिट है इसका? तो मैं प्लानिंग कैसे करूंगा टैक्स की? कैसे मैं अपना खर्चा बढ़ाऊं, सेल घटाऊं, क्या करूं? मेरे को पहले क्लियर होनी चाहिए हर चीज। तो इसीलिए टैक्स प्लानिंग तभी की जा सकती है जब आपको टैक्स के रूल्स में क्लैरिटी हो कि टैक्स लगेगा कितना। तो हमेशा आपको टैक्स के रूल पहले ही पता लग जाने चाहिए, साल शुरू होने से पहले। तो 1/4/25 से पहले पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि टैक्स आपके ऊपर कितना लगने वाला है, किस चीज के ऊपर लगने वाला है। तभी जाके आप उस साल को बेटर प्लान कर पाओगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अपना गवर्नमेंट कहती है कि हमें 23-24 की टर्नओवर चेक करनी है। ठीक है? इसके अलावा देखो और क्या पूछना है? चलो जी बेटा, अब क्या कंपनीज के लिए भी कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम है कंसेशनल वाली? यस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी ना, एज इट इज डिटो कॉपी पेस्ट है इनके लिए, कि भाई कंपनीज के केस में भी सेम है कि अगर ये 31/3/24 से पहले पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, या तो बिजली बनाना शुरू कर दें या मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, तो इनके ऊपर भी 15% का रेट लगता है। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कोई दूसरा काम करती है, वो भी ऑप्शनल स्कीम के अंदर आ सकती है, उस पर 22% का रेट लगता है। तो ये अपना सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह। तो सेम सिमिलर जो है वो क्या कहते हैं, सेम एज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कि इनके लिए भी एक स्कीम अवेलेबल है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थी। इसके अलावा हाँ, स्पेशल रेट भी इनके सेम है, वो सेम लगते हैं, स्पेशल रेट भी सेम है, जो इंडिविजुअल पे लगते हैं वही सेम स्पेशलिटी इनको लगते हैं। तो अगर ये लोग
इस नई स्कीम के अंदर आएंगे, इस ये वाले स्कीम के अंदर आएंगे जहां 15% टैक्स लगता है या 22% टैक्स लगता है, तो इनको बहुत सारी डिडक्शन खोनी पड़ेगी। क्या क्या खोना पड़ेगा ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सरचार्ज इनको सेम वही लगता है जो किसको लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सरचार्ज भी सेम लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर इनकम होगी तो अपना कितने परसेंट, 7%। 10 करोड़ से ऊपर इनकम होगी तो कितने परसेंट, 12%। और अगर ये लोग उसमें आएंगे, उसमें किस में, जो 115 बीएससी लाइक जो स्कीम है उसमें आएंगे, तो वहां कितना लगेगा, 10% जो है वो क्या कहते हैं लग जाएगा। और विदाउट थ्रेशोल्ड, कोई थ्रेशोल्ड नहीं होगा, मतलब यानी कि शुरू से ही लग जाएगा। तो क्या मार्जिनल रिलीफ आएगा, यस। देखो इसमें तो नहीं आएगा, इस नई स्कीम के अंदर तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा क्योंकि यहां रेट ही चेंज नहीं हो रहा, सरचार्ज का शुरू से लग रहा है। बट इन पहले दोनों के अंदर जो है मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। और कैसे आएगा, वो सेम प्रोसेस है बेटा। तो इन दो के अंदर मार्जिनल रिलीफ आएगा, सेम प्रोसेस है, कैसे आएगा, ठीक है। तो ए और बी के अंदर मार्जिनल रिलीफ आएगा और सेम प्रोसेस है, कैसे आएगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं अपना डोमेस्टिक कंपनी का। इसके चांसेस भी वैसे कम है पेपर में आने के, मेनली इंडिविजुअल का क्वेश्चन ही आता है, लेकिन स्टिल अपने सिलेबस का पार्ट है तो अपन आज इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आज ही खत्म हो जाएगा, एक आधा टॉपिक बचेगा जो कल आते ही 5 में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये बेटा अगर हम बात करें यहां पर तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन, मैं एग्जांपल बना रहा हूं आप लोगों के लिए। एक कंपनी जिसका नाम है पारस, पारस लिमिटेड, और मैं उसके टर्नओवर देता हूं आपको इन प्रीवियस ईयर 23-24। कौन से साल में देखनी होती है टर्नओवर, 23-24। बताओ क्या टर्नओवर दूं, आप क्वेश्चन बनाओ, आप जो कहोगे वही टर्नओवर दे दूंगा। क्या टर्नओवर दूं, 45 करोड़ बोल रहा है बच्चा, 45 करोड़। 400 करोड़ से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, 25% टैक्स लगने वाला है, ठीक है। और टैक्स टर्नओवर पे नहीं लगता होता, टैक्स किस पे लगता होता है, प्रॉफिट पे। मैं नेट प्रॉफिट देता हूं। नेट प्रॉफिट जो है ऐसा लो कि जहां सरचार्ज चेंज हो रहा हो। कहां सरचार्ज चेंज होता है, सरचार्ज का रेट कहां चेंज होता है, 1 करोड़ पे चेंज होता है, और दूसरा 10 करोड़ पे। तो कौन सा वाला ले, 10 करोड़ से ऊपर ले या 1 करोड़ से ऊपर ले, तो 10 करोड़ से ऊपर ले लेते हैं। तो 12.5 करोड़ पे तो नहीं आएगा फिर मेरे हिसाब से मार्जिनल रिलीफ। 10 करोड़ से जस्ट ऊपर आता होगा कि 10 करोड़ और 10 लाख, ठीक है। 12.5 करोड़ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं आने वाला। 10 करोड़ 10 लाख रुपए हमने ले लिया, इधर भी क्या पता ना आए, वो तो करके देखना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब अपने को क्या करना है बेटा, अब अपने को बस, अब अपने को सॉल्यूशन करना है। तो कंपनी का नाम लिख लेते हैं पारस, प्रीवियस ईयर 25-26। आप लिख लो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। इनमें स्कीम जो है वो अपना, आप मान के चलना कि जो नॉर्मल स्कीम है ना वही होगी, क्योंकि कंपनी की जो नई स्कीम है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल स्कीम जो है वही होगी। जो नई स्कीम है जो जिसमें 15% टैक्स लगता है, 22% टैक्स लगता है, वो अपना पेपर में नहीं आएगी, तो नॉर्मल स्कीम ही होगी बेटा। और यहां पर लिखोगे आपकी टैक्स कितना लगेगा, सिंस आप लिखोगे टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 23-24 इज अप टू 400 करोड़। तो बताओ इस केस में क्या होगा बेटा, टैक्स रेट कौन सा लगेगा, टैक्स रेट एप्लीकेबल विल बी 25%। सो टैक्स कितना आ जाएगा, कितनी इनकम थी, 10 करोड़ 10 लाख इंटू में 25%, कितना आ गया, 2 करोड़ 52 लाख 50 हजार, 2 करोड़ 52 लाख 50,000। इसके अंदर अब आपको जोड़ना पड़ेगा बेटा सरचार्ज। हाउ मच सरचार्ज विल अप्लाई सिंस इनकम इज एक्सीडिंग 10 करोड़। सरचार्ज का रेट यहां क्या लगता है, 12%। हाँ जी बेटा, तो 12% लग जाएगा ऑफ 252,550,000। इसका 12% कितना आ गया,
30 लाख ऐसे ऐसे कैसे आ गया? हाँ यही आ रहा है 250,000 इंटू में 12.5% नहीं 12%। हाँ सही है। प्लस इज इक्वल टू टोटल आ गया 28,280 ऐसे। अब इसमें से माइनस कर दो मार्जिनल रिलीफ, क्या पता आएगा नहीं आएगा। वर्किंग नोट में करते हैं। हाँ जी ऊपर वाला लिख लिया गया बेटा आपने? अगर वो लिख लिया तो फिर आगे चलते हैं मार्जिनल रिलीफ पे। चलो जी मार्जिनल रिलीफ जो है क्या कहते हैं अपना, अगर हम बात करें तो हमें इनकम मान लेनी है 10 करोड़। लेट इनकम बी 10 करोड़। 10 करोड़ पे टैक्स आएगा भाई 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ टैक्स आ गया। इसमें क्या करना है? सरचार्ज तो लगेगा लगेगा 7%। कितना? 17 लाख टोटल करना। हाँ जी 26 ऐसे। इसके बाद और क्या करना है? बस क्या अभी तो अपने को देखना है इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम 10 लाख। इंक्रीज इन टैक्स 26750,000 और पहले था 282840। 2828 डिफरेंस बताना। अब पहले ये लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं। 15,30,000 तो भाई टैक्स तो ज्यादा बढ़ गया। आ गया मार्जिनल रिलीफ 5,30,000। लिख लेना तो बता दो ऊपर पुट कर देते हैं। ठीक है तो यहां पुट कर देते हैं 5,30,000। इसमें से माइनस कर दो 277,50,000। इसमें अब जोड़ दो सेस 11 लाख। 288 लिख लिया भाई। फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है बेटा? 35% का टैक्स लगता है। जो 50% का टैक्स है वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। कोई एग्रीमेंट वगैरह है 1976 के आसपास, वो खत्म हो चुका है। अब आप मान के चलो कि 35% टैक्स लगता है। और फॉरेन कंपनी के केस में स्पेशल रेट वही होते हैं जो 100 अपने सेक्शन दे रखे हैं उसके अंदर जो होते हैं, तो वो तो सेम लगते हैं। बट 35% जो है इसके ऊपर टैक्स लगता है फॉरेन कंपनी में। इनका सरचार्ज क्या होता है? 1 करोड़ से ऊपर जाने पे 2% सरचार्ज इनका बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए सरचार्ज यहां कम रखा गया है। सिर्फ 2% का सरचार्ज है।
और अगर 10 करोड़ से ऊपर जाओगे तो यहां सरचार्ज लग जाता है 5% का। सेस जो है वो क्या कहते हैं, सेम लगता है। मार्जिनल रिलीफ की प्रोसेस भी सेम रहती है। बताइए, अब इसका क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन कराने की तो मेरे को लगता नहीं कोई जरूरत है। इसके अलावा सेस आपको बता ही दिया कितने परसेंट लगता है, 4%। और ऑल असेसिस, सारे असेसिस में लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, वो और मैं करा देता हूं, फिर ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म, ठीक है। लास्ट टॉपिक कराने से पहले मैं आपको देखना मेरे को एसएम के कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, कैसी बात कर रहे हो, 12वां क्वेश्चन कौन करेगा, 12वां कौन करेगा, हाँ तो कौन बताएगा फिर, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं आपको कराता हूं मैं, और फिर उसके बाद एक 22 23 है, एक क्वेश्चन कल करा दूंगा 22, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, पहले एक पार्ट मैं करा देता हूं, बाकी आप घर से कर लेना। अब इसमें क्या है भाई, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, एज बता रखी है, स्कीम बतानी रखी, दोनों स्कीम से करना पड़ेगा। तो मैं आपको न्यू स्कीम से कराऊंगा। न्यू स्कीम में तो फर्क नहीं पड़ता 45 साल का हो या 70 साल का हो, आंसर क्या आएगा, सेम। तो न्यू स्कीम से मैं कराऊंगा। घर से आपको 2 पार्ट करके आने हैं। ओल्ड स्कीम से 45 साल वाले का अलग, 70 साल वाले का अलग। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं 12वां, जो अपने स्टडी मटेरियल का है, और ये करवा रहा हूं आपको न्यू स्कीम से। एसएससी का क्या नाम है, मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर है 25-26। कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, क्या कैलकुलेशन ऑफ, क्या पूछा है, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बेटा, अब इस पहले तो इसकी टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी ना, तब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टोटल इनकम पहले सैलरी हेड की इनकम है, तो सैलरी हेड की इनकम है पहले, कितनी है देखना। हाँ जी, 24 लाख, इतनी तो सैलरी, अरे सैलरी 15,80,000 है भाई, 24 लाख कैसे आ गया, डरा दिया तूने। 15,80,000 सैलरी है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम है, इसका क्या करें भाई, एग्जम्प्ट है तो कुछ नहीं करना इसको, ठीक है। ऐसे ही आपकी बस इतना आ जाएगा, यही आ जाएगी आपकी जीटीआई, और यही एनटीआई बन जाएगी, क्योंकि न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, तो जीटीआई एनटीआई सेम हो जाती है। देखना कितना आ गया, हाँ जी 18,30,000 आ गया बेटा। इतना लिख लिया तो बता देना, ठीक है। हाँ जी, ओके बढ़िया। अब अगली बात आती है, इसका अपने को टैक्स निकालना है, अपने को अब इसका टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालने के लिए बेटा क्या होता है, 18,30,000 के ऊपर टैक्स निकालते हैं तो कितना आता है, आपको लिखना नहीं है, इससे आगे की जो चीजें हैं वो लिखनी नहीं है, बाद में लिखवाऊंगा मैं। एक बार बताओ मेरे को, 18,30,000 के ऊपर टैक्स कितना आता है, 0 से लेके 4 लाख, 0, 4 लाख से लेकर 8 लाख, हाँ जी 20,000, 8 लाख से 12 लाख पे 40,000, ठीक है। वो हो गया आपका 8 लाख से 12 लाख। उसके बाद 12 लाख से 16 लाख, 4 लाख का यहां था 10%, 5%, 10%, 15%, 60,000, और 16 लाख से लेकर 18,30,000 तक, तो ये हो गया 2,30,000 का 20%, 46,000। कितना टैक्स आ रहा है, 1,60,000 ये टैक्स आ रहा है। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो हमारे देश का किसान है ना, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते, और इसके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो हम इसके ऊपर जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, उसको एग्जम्प्ट कर रखा है।
हमारा संविधान में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। वो मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स लगाने की पावर है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स लगाने की, वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये वाली बात है। अब इसमें अगली जो बात आती है वो ये आती है बेटा कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसान है तो बस खेती करे, और काम क्यों कर रहा है, नौकरी क्यों कर रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि कई लोग क्या कर रहे हैं, ये किसान वाली चीज का फायदा उठाते हैं कि हम किसान हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जमीन लेते हैं थोड़ी बहुत और अपनी बिजनेस की इनकम भी खेती में दिखा देते हैं। कि मान लो बिजनेस की 20 लाख रुपए की सेल है, वो सेल किस में करते हैं, कैश में, और कैश में करके अपने अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी बिजनेस की सेल नहीं है, ये तो मेरे पैसे कहां से आए हैं, खेत से आए हैं, एग्रीकल्चर इनकम से आए हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अपनी 20 लाख 50 लाख, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने जो है अपना, सैलरी वाला ऐसा नहीं कर सकता, सैलरी वाले के तो पक्के में सैलरी आती है। मोस्टली बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। कोई डॉक्टर है जिसकी मान लो हॉस्पिटल से 1 करोड़ रुपए की कमाई है, उसने 10 किले खरीद रखे हैं, वो बोलता है कि मेरी 20 लाख की कमाई तो किलों से आई है। आई होगी हॉस्पिटल से, चाहे जमीन खाली पड़ी होगी, बोलेगा कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम करी थी। और एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि एग्जाम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत लोग ऐसा है करते हैं कि जो अपने बिजनेस की इनकम, प्रोफेशन की इनकम किस में दिखा देते हैं, एग्रीकल्चर में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट तो कर दी, हम इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इसको टैक्सेबल नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कुछ तो करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, वो गवर्नमेंट सोचती है कि ऐसा क्या करूं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लग जाए। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला। गवर्नमेंट कहती है कि पहले तुम क्या करो, टैक्स निकालने के लिए, वैसे तो एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन टैक्स निकालने के लिए तुम लोग क्या करो, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। फिर मैं आगे बताऊंगा कि इसको क्या किया जाएगा। तो टैक्स निकालने के पर्पज के लिए आपको एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना है। तो हमारा स्टेप 1 है कि टैक्स निकालो ऑन जो एनटीआई है वो, प्लस के एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके। तो एनटीआई है 18,30,000 प्लस के एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी 480 नहीं है, उसमें से खर्चे माइनस कर दो, 170, कितनी आ गई, 3,10,000। ये कैसे आई भाई, ये आई है 480 के अंदर से हमने माइनस कर दी, खर्चे कितने थे, 170, तो ये आ गया 3,10,000। इसको 18,30,000 में ऐड कर दो तो इनकम आ जाती है 22 लाख, 21,40,000। तो अब आपको इसके ऊपर टैक्स निकालना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। आप बोलोगे सर इससे तो टैक्सेबल हो गया भाई एग्रीकल्चर इनकम। यस, इससे एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी, बट बाद में मैं आपको कोई रिलीफ दूंगा कि भाई एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अपन टैक्स नहीं लगाएंगे, बट एक बार इसको ऐड करके टैक्स निकालना है। तो इसको ऐड करके कितना टैक्स आ रहा है, 0 से लेकर 4 लाख, 0, 4 लाख टू 8 लाख, 4 लाख का 5% 20,000, उसके बाद 8 लाख टू 12 लाख 40,000, 12 लाख टू 16 लाख 60,000, 16 लाख टू 20 लाख, 4 लाख का कितने परसेंट, 20, 80,000, और फिर 20 लाख टू कितना आ गया, 21.4 लाख, 140 का 25%, 35,000, 35,000। टोटल टैक्स देखो कितना आ गया, 235। स्टेप नंबर टू है कि जितना एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स बनता है वो इसमें से माइनस कर दो। मतलब गवर्नमेंट कहती है एक बार तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाला। अब दूसरा हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम अकेले पे जो टैक्स बनता है वो माइनस कर देंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम जो अकेले पे टैक्स बनता है वो माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे ऑन एग्री इनकम। आप बोलोगे तो जीरो आ जाएगा, 4 लाख से कम है। गवर्नमेंट कहती है जो बेसिक एग्जम्पशन है उसको ऐड कर दो एग्रीकल्चर इनकम में, ताकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जीरो ना आए। तो
टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आप जोड़ दो बेसिक एग्जामिशन। बेसिक एग्जामिशन जो भी थी आपकी कितनी थी, 4 लाख, 4 लाख जोड़ दो, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, 310, इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया, 710। इसके ऊपर टैक्स निकालो, 710 के ऊपर जो टैक्स आता है वो निकालो, ठीक है। तो 710 से फटाफट टैक्स बता दो मेरे को। 4 लाख से 710 ये कितना आ गया, 3,10,000 का 5%, 15,000। ये टैक्स आप इसमें से माइनस कर दो, यानी कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया 2,19,500। तो पहले एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकालो, फिर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जो आता है वो हटा दो। तो अगर वो हटा दोगे तो हम अपना मान लेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट हो गई, और अब जो है बचा हुआ आ गया, ये आपका टैक्स आ गया। अब आप चेक करो क्या रिबेट लगेगा, सरचार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। तो रिबेट नहीं लगेगा क्योंकि जो एनटीआई है वो 12 लाख से क्या है, ज्यादा। ना ही सरचार्ज लगेगा क्योंकि 50 लाख से कम है। तो बस यहां क्या लग जाएगा, सेस 4%, 8,7। आप बोलोगे तो बहुत गंदा स्टेप है ये बेटा, तब भी होगा उसी क्वेश्चन में होगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ पूरे चैप्टर में, क्योंकि कभी भी एग्रीकल्चर इनकम और दूसरी इनकम साथ में आई ही नहीं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम साथ में आई है। आप बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगा दिया तो गवर्नमेंट ने गलत कर दिया। भाई जो किसान है ना, जिसके पास और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उसकी सारी इनकम एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आप किसानी के साथ साथ दूसरा काम भी करोगे, उसके साथ ये होगा। तो इसीलिए अगर आप किसान हो, आपके पास किले हैं और आपकी इनकम आती है एग्रीकल्चर इनकम, तो साथ में दूसरा काम करोगे तो फिर ऐसे टैक्सेशन कैलकुलेट होगी। मैं जो है, मेरी जो किले हैं, जो मेरी जमीन है, वो मैं अपने पिताजी के दिखाता हूं नाम पे, और पिताजी की इनकम जो है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम है। मेरी इनकम सारी की सारी बिजनेस वाली है। मैं दिखा नहीं सकता मेरी जो इनकम है उसमें ये क्लब कर देंगे तो भाई साहब बहुत टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो जमीन सिर्फ सिर्फ वही अपना यूज करते हैं, वही खेती करते हैं, तो उनके नाम पे इनकम टैक्सेबल है, मेरे नाम पे कोई टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एक तरह से मैंने उनको यूज करने के लिए दे रखा है, आप ये समझ सकते हो। तो भाई टोटल कर लो, टोटल कितना हो गया, 2,28, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट करके आने हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ आया, 50% समझ आया है। तो जो भी लॉजिक्स हैं या कल आपको जो डाउट आएंगे उसमें कल डिस्कस कर लेंगे, अभी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो अपन कल इसको डिस्कस कर लेंगे। कल एक काम और करेंगे, जो क्वेश्चन रह गया कौन से वाला, 22, वो करेंगे। बाकी अपना चैप्टर हो चुका है खत्म। अब देखो इसमें कोई और होमवर्क देने का लायक क्वेश्चन बचा है क्या, पीवाईक्यू में कोई बचा है, पीवाईक्यू में कोई बचा है, हाँ जी, ये 8वां चरण वाला, और कौन सा, राणा, राणा वाला क्वेश्चन हो गया, राणा वाला हो गया क्या, हाँ ये, अरे ये तो आप कर लो, अब कर लोगे, ये हो जाएगा आपसे, हाँ ये हो जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 4। और कोई रह गया क्या, चरण वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे अब, हाँ जी 7th, हाँ 7th कर लो। अब सब चैप्टर खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 8वां भी हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।